वहां पर किसी तरह की भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चल रही थी। तो हमें बताया गया जी कि आप जो जो जूते पहन के आए हैं ये उतार दीजिए। फ्रस्ट्रेशन बच्चों को निकालने के लिए एक ही मुकाम मिलता है, वो वॉशरूम्स होते हैं। जिस तरह एक मिथ कायम हो चुकी है कि जी ऑनलाइन सारा मामला चल रहा होता है, स्कूल्स मोस्टली बंद ही रहते हैं, हर क्लास एक इम्तिहान है। अगर किसी बच्चे से छोटा सा काम भी करवा लें बिल्कुल ऐसे। तो वो तो उसको उल्टा उस लेबर में कंसीडर करना शुरू कर देते हैं कि ये आप उससे मजदूरी ले रहे हैं। हमें पता चला कि यहाँ पे कोई वॉचमैन नहीं है जिसने आके स्कूल को ओपन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कामरान नसीम बटालवी अपने प्रोग्राम मीट्स माइंड्स के साथ। नाज़रीन, ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र के हकीकी मायने को जानने के लिए सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। आज हम ऐसे ही सफ़र के तजर्बात शेयर करने जा रहे हैं जो कि बतौर एजुकेशनिस्ट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आज की मेरी मेहमान शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हालिया दिनों जापान का बतौर एजुकेशनिस्ट का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने उस तलीमी निज़ाम का मुशाहिदा किया। तो आज के मेरे ये ख़ास मेहमान और ये मुख्तलिफ या इनफरादी नवीयत का ये प्रोग्राम जिसके मेरे ख़ास मेहमान जनाब अमजद फ़रूक हंजरा हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर हैं। आइए चलते हैं और उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अमजद फ़रूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। सबसे पहले तो अमजद साहब मुझे ये बताइए कि आपका जो विज़िट था वो कैसा रहा बतौर एक ट्रैवलर, एक एजुकेशनिस्ट? जी बिल्कुल। ये नवंबर 2024 के अंदर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, जैसा कि मुख्तलिफ ममालिक का मैं भी ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ और मेरा यही पर्पज़ होता है उसमें कि वहाँ की जो निज़ाम तालीम है उसको ज़रा देखा जाए ताकि हम यहाँ पे अपने निज़ाम तालीम को किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं। तो जापान का ओवरऑल इट वाज फैबुलस। ये हमने सुन रखा था, किताबों में पढ़ रखा था और बेशुमार साइट्स के ऊपर भी ये देख रखा था कि निज़ाम तालीम दुनिया के अंदर जो जापान का है वो बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो है वो ओवरऑल देखा जाए तो 164वें नंबर पे हम खड़े हैं, जबकि जापान 7वें नंबर पे। सो इट वाज वेरी वेरी लाइक इंफॉर्मेटिव और बड़ा ज़बरदस्त था ये। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, आप वहाँ पर गए और आपने वहाँ के स्कूलिंग सिस्टम को बड़ी करीब से जो है ना वो उसको ऑब्जर्व किया, तो वहाँ पर आपको स्कूलिंग की को किस तरह कैटेगराइज करते हैं? वहाँ पर कितनी कैटेगरी के स्कूल हैं और वहाँ पर जो है ना स्कूलिंग के साथ साथ निसाब जो है वो भी कितनी कैटेगरी का है, ये ज़रा थोड़ा सा बताइए। जापान के अंदर बेसिक जो मॉडल चल रहा है स्कूलिंग का वो किंडरगार्टन से स्टार्ट होता है, 3 साल से 5 साल तक की उम्र तक के लिए, और उसके बाद फिर आगे एलिमेंट्री स्कूल स्टार्ट हो जाता है और एलिमेंट्री के बाद फिर जूनियर हाई आ जाता है, जूनियर हाई के बाद फिर हाई स्कूल आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये उस तरह की जो वहाँ पे जो स्कूलिंग की टाइप्स हैं वो इस तरह से। ठीक है। हमारे यहाँ जबकि एक ही स्कूल के अंदर ये तमाम जो कैटेगरीज हैं वो इकट्ठी की जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पे इंडिविजुअली जो है वो उसको देखा जाता है, इवन पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के अंदर इस तरह से है। अच्छा, और आपने क्या फील किया कि कौन सा अदारा जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, पब्लिक सेक्टर कर रहा है कि जो है वो प्राइवेट सेक्टर? वहाँ पे जो मैंने फ़र्क महसूस किया है वो पब्लिक और प्राइवेट के अंदर सिर्फ एक ही फ़र्क है कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पर लंच दिया जाता है बच्चों को। अच्छा, और जो कि बच्चे खुद सर्व करते हैं और सबसे पहले उसका जो टेस्ट है वो प्रिंसिपल करता है स्कूल का, और उसके बाद बच्चे जो हैं वो उसको तकसीम करते हैं तमाम बच्चों के दरमियान में। और जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे ये नहीं है, सिर्फ वहाँ पे लंच नहीं दिया जाता, बाकी जो फैसिलिटीज़ और बाकी जिस तर्ज पे बच्चों की वहाँ पे एक तरबियत की जा रही है उसमें मैंने कोई फ़र्क नहीं देखा। क्या फीसिस के अंदर भी जो है, फीसों के अंदर भी वो फ़र्क है या कि वो भी सेम है? जी बिल्कुल। वहाँ पे जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पर बड़ी नॉमिनल सी फीसेज हैं, इनको बहुत ज़्यादा फीसें वहाँ पर नहीं हैं इस तरह से, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में डेफिनेटली वहाँ पे कॉलेजेस में स्कूल्स में फीसें काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ के एतबार से अगर देखा जाए। अच्छा, वहाँ पर आप गए हैं तो एक चीज़ बीइंग पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं वीडियो पे बहुत ज़्यादा वीडियोस सोशल मीडिया पे आती हैं जिसमें
बच्चों का हैंड्स ऑन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ना वो बताया जाता है कि ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अपने क्लासरूम की सफाई खुद करते हैं, बाज़ का अपने वालिदैन के साथ खाने में हेल्प भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, स्किल बेसिक स्किल्स। तो क्या वहाँ पर रियल ऐसा है कि सिर्फ हमें सोशल मीडिया तक ही नज़र आता है? जी बिल्कुल ऐसा है, और ये काम जो है वो उनको स्टार्ट करवा दिया जाता है, इस तर्ज के ऊपर उनकी तरबियत स्टार्ट करवा दी जाती है किंडरगार्टन से। ठीक है। 3 years to 5 years ये जो तालीम है, यहाँ पे कोई बुक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उनके मॉरल्स के ऊपर काम किया जा रहा है, और बच्चों को मोरालिटी सिखाई जा रही है, उनको आदाब सिखाए जा रहे हैं, और उनको रहना सहना सिखाया जा रहा है, उनको बातचीत करना सिखाया जा रहा है। तो बाकी जो आपने बात की है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह के मैंने वहाँ पे तकरीबन कोई 7 से 8 इदारे जो हैं वो टोक्यो के अंदर विजिट किए, तो मैंने वहाँ पर कोई जैनिटर्स नहीं देखे, कोई स्वीपर्स नहीं देखी वहाँ पे। इवन के वहाँ पे जो सफाई का निज़ाम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो खुद, जब दोपहर का लंच जो है वो तकसीम किया जाता है, तो उसके बाद क्लासरूम्स की सफाई हमने अपनी आंखों से देखी, वहाँ पे बच्चे कर रहे थे। तो ये एक कॉन्सेप्ट उनके अंदर जो है वो बचपन से ही इन्फ्यूज किया जा रहा है। ठीक है, यानी ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर है, और सिटीजनशिप का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने पूछा कि निसाब के हवाले से क्या जिस तरह यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बुक्स जो हैं उनका एक अंबार लगा दिया जाता है, इवन के तो सरकारी स्कूलों के अंदर भी यही निज़ाम चल रहा है, तो क्या आपने वहाँ पर उसी तरह बुक्स को जो है ना वो ढेर लगा हुआ देखा, भारी बस्ते देखे बच्चों के, कि वो टेक्नोलॉजी की बिना पर ज़रा मुख्तलिफ है हमसे? जी बिल्कुल, इसमें अगर हम देखें तो बैग्स तो वो कैरी करते हैं बच्चे, और थोड़े मैंने देखा है कि वो बड़े साइज के बैग्स होते हैं उनके। अच्छा। अगरचे उसमें कोई बुक्स की इतनी तादाद नहीं होती है, वो है। सिलेबस की जहाँ तक बात है तो सिलेबस पे हमने मुख्तलिफ प्रिंसिपल से वहाँ पे सवाल किए, तो सिलेबस जो है वो वही जिस तरह से हमारे यहाँ सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत सारी बुक्स जो हैं वो उनकी तबात हो रही है। तो वहाँ पर भी जो डिज़ाइन किया जाता है सिलेबस, वो गवर्नमेंट लेवल पे एक ही किया जाता है। ठीक है। वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, तो दोनों तरह के स्कूल्स के अंदर जो है वो सिमिलर ही जो है वो सिलेबस के तहत तालीम जो है वो दी जा रही है। यानी कि उसमें एक कंट्रोल्ड सिलेबस जो है ना, कंट्रोल्ड सिलेबस। यस। अच्छा, जो तालीमी इदारे आपने विजिट किए हैं, इन तालीमी इदारों में सबसे ज़्यादा जो मेमोरेबल और रिमार्केबल जो है जिसे आप समझते हैं, वो कौन सा इदारा था और क्यों? हमने वहाँ पे तो कोई 7 से 8 इदारे जो हैं वो विजिट किए थे, जिसमें सुकाडो एलिमेंट्री स्कूल टोक्यो था, और हाराजाकू गायन जूनियर हाई स्कूल था, और माचिनो कोडेन किंडरगार्टन स्कूल था। ये योगी पार्क के अंदर है, बड़ा मशहूर पार्क है ये टोक्यो का। और तेइशो किंडरगार्टन, ये एक पब्लिक सेक्टर किंडरगार्टन था जो हमने विजिट किया। उसके बाद दाइची हाई स्कूल था, ये एक प्राइवेट हाई स्कूल था जिसको हमने विजिट किया, और ये टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर जो है वो काम कर रहा है, ये उसकी ज़ेर निगरानी था। और उसके बाद टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को भी हमने विजिट किया, और उसके बाद टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, वहाँ पे एक फॉरेन लैंग्वेज फेस्टिवल चल रहा था, तो उसको भी हमने विजिट किया, जिसमें इवन कुछ वहाँ पे जापानीज स्टूडेंट्स ने पाकिस्तानी खानों के स्टॉल भी लगाए हुए थे। अच्छा। और उर्दू लैंग्वेज के वो बेहद उसके अंदर बड़े फ्लुएंट भी थे। अच्छा। तो इन तमाम इदारों में से जो सबसे ज़्यादा मुझे वो हमारी खुशकिस्मती सी आप समझ लें कि प्रीवियसली 2023 के अंदर एक मूवी डॉक्यूमेंट्री बनी है, और द मेकिंग ऑफ ए जापानीज। ये डॉक्यूमेंट्री जापान में बनी है कि अब्रॉड में बनी? ये जापान के अंदर बनी है, और इसकी जो डायरेक्टर हैं इमा रेहान यामाजाकी, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश जापानीज हैं। उन्होंने पूरा 1 साल इस स्कूल के अंदर गुजार के वहाँ पे देखा कि जो जापानीज स्कूल हैं वो अपने एक किंडरगार्टन से आने वाले एलिमेंट्री स्कूल के अंदर 6 साल के बच्चे को किस तरह से उसको वाकई जापानीज बना रहे। अच्छा, इस मिजाज को जो है वो किस तरह से। इसका टाइटल क्या था इस डॉक्यूमेंट्री? द मेकिंग ऑफ ए जापानीज। यानी कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली खातून थी, उसने डीपली ऑब्जर्व किया कि एक रियल जापानी बनता कैसे है। हम वहाँ पर स्कूल लगने से पहले पहुँच गए, एंड टू आवर सरप्राइज हमें पता चला कि यहाँ पे कोई वॉचमैन नहीं है जिसने आके स्कूल को ओपन करना है। तो हमें बताया गया जी स्कूल को ओपन करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रिंसिपल की है, और प्रिंसिपल ने सबसे पहले आना है। और दूसरा हमने ये देखा कि
तकरीबन स्कूल लगने के 1 घंटा पहले 200 मीटर जो डायमीटर था, जो उसकी सराउंडिंग थी स्कूल की, वहां पर किसी तरह की भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चल रही थी। अच्छा, ये रूल्स में से ये रूल्स है। ताकि बच्चे जो हैं वो आसानी से रोड्स क्रॉस करते हुए अपने स्कूल तक जो है वो पहुंच। किसी किस्म के हादसे से बचे बगैर। बिल्कुल, ठीक है। और मुख्तलिफ कॉर्नर्स के ऊपर हमने देखा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो वॉलंटरली बच्चों को हाथ पकड़ के रोड्स क्रॉस करवा रहे थे ताकि वो बासानी जो है वो रोड क्रॉस करके तो स्कूल तक पहुंच सके। फिर टू आवर सरप्राइज जब हम एलिमेंट्री स्कूल, स्कार्डो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर एंटर हुए तो हमें बताया गया जी कि आप जो जूते पहन के आए हैं ये उतार दीजिए। अच्छा, वहां पे बॉक्सेस बने हुए थे और उन्होंने कहा जी अपना बॉक्स का नंबर याद कर लें और अपने जूते जो हैं वो इसमें रख दें, और इसके अंदर एक और जो विजिट करने के लिए जूते रखे हुए थे वो उन्होंने कहा जी आप पहन लीजिए। तो हमने अपने शूज उतार दिए और वो जो चप्पल्स वगैरह थी जो हमें प्रोवाइड की गई कि स्कूल को विजिट करने के लिए थी, वो हमने पहन ली। तो ये हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइज था कि क्लीनलीनेस का उन्होंने किस हद तक ख्याल रखा हुआ है, एक्सट्रीम लेवल पर। एक्सट्रीम लेवल। और इसी तरह से बच्चे जो हैं वहां पे जो स्कूल आ रहे थे उन्होंने अपने शूज आते साथ अपने अपने रैक्स के अंदर रख दिए। जहां पे अम्ब्रेलास के रैक्स बने हुए थे वहां पे उन्होंने छतरियां अपनी रख दी, और जो शूज का पेयर ऑफ शूज जो स्कूल के इस्तेमाल के लिए वो निकाल के वो पहन लिए। सो ये तरबियत जो है उनमें बचपन से आ रही है। ठीक है। तो जब हम एंटर होते हैं तो उससे पहले ही जो है वो हमें ये शूज वगैरह चेंज करवाए। क्लासरूम्स को फिर हमने विजिट किया वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और बच्चों को उन्होंने लाइक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके तहत भी जो है वो काफ़ी हद तक वहाँ पे तालीम दी जा रही है। टैब्स के ज़रिए तालीम दी जा रही है, बच्चे वो टैब्स घरों तक भी ले जा सकते हैं। और उसके अलावा वॉशरूम्स, हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन बच्चों को निकालने के लिए एक ही मुकाम मिलता है, वो वॉशरूम्स होते हैं, लेकिन वहां पर हमने बड़े बखौर तरीके से इस तरह के था, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल स्क्रैच ऑन द वॉल्स, नीट एंड क्लीन, और बड़ा जबरदस्त वहां पे सेटअप था। और सेशन जब हमने विजिट का सेशन मुकम्मल किया तो उसके बाद हमारी 1-to-1 मीटिंग हुई स्कार्डो एलिमेंट्री स्कूल की जो प्रिंसिपल साहिबा थी। अच्छा। तो उनसे फिर हमने काफी सवालात किए। अच्छा। और जिसमें 2 आवर सरप्राइज ये था कि मैंने उनसे सवाल किया कि यहाँ पे उस्ताज़ा की टाइमिंग क्या है। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है कि डेडिकेशन का हाल ये है कि अगर आधा घंटा ज्यादा रुकना पड़ जाए तो मसाइल आ जाते हैं, मसाइल आ जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि 3:30 बजे तक बच्चों का टाइम है, 5 बजे तक अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ उस्ताज़ा रुकते हैं, उनका रुकना जरूरी है। अच्छा। लेकिन यह है कि प्राइवेट और पबलिक सेक्टर दोनों टाइमिंग, स्कूल ऑन होने की टाइमिंग क्या सुबह? वो सुबह 8 बजे से 8 बजे, 8 से 5 बजे, 8 से 5 बजे तक। लेकिन 2 आवर सरप्राइज वो जो प्रिंसिपल साहिबा थी उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर टीचर्स 9:30 से 10 बजे तक भी रुकते हैं और वो अपनी मर्जी से रुक रहे हैं। और हमने पूछा जी वो क्यों रुक रहे हैं, और उसकी वजह ये थी कि वो बताते हैं कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनकी कल के आने वाले दिन के लिए जो प्लानिंग्स करनी है उसके ऊपर वो वर्क कर रहे होते हैं और वो अपनी मर्जी से अपनी डेडिकेशन के साथ हाउ मच दे आर डेडिकेटेड। अब देखिए जहां उस्ताज़ा इस लेवल पे डेडिकेटेड होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वाकई वो मेकिंग ऑफ द जापानीज, वो वाकई एक जापानी कौम का बच्चा बनेगा और वो उस लेवल पे, इसीलिए वो हमसे 30 साल आगे होगी। तो वो बता रही थी कि 3-4 महीने पहले गवर्नमेंट ने एक एप्रिसिएशन लेटर भी इवन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपके इस तरह एक्स्ट्रा काम करने से बेहद मुतासिर हैं, लेकिन हम साथ ये रिक्वेस्ट पुट करते हैं कि आप घरों को जल्दी चले जाया करें, कहीं ऐसा ना हो आपकी सेहत खराब हो जाए। पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड है कि बच्चों को जो है अभी इवन के बहुत सी एजुकेशनल डायमेंशंस आ चुकी हुई हैं, अभी भी बच्चों के ख्वाब में वो इंजीनियर और डॉक्टर बनने का ही जो है ना वो उनका ड्रीम सेट किया जाता है, गोल बना दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आईटी एक्सपर्ट का गोल सेट कर दिया जाता है। तो आप एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल कंट्री के अंदर गए हैं, तो क्या उनकी डायमेंशंस भी यही हैं कि वो भी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और आईटी एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं? जी, इस पे हमने मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर मुख्तलिफ बच्चों से बराह रास्त जो है वो सवालात किए कि वो आगे क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जिसमें हमें बड़े मुख्तलिफ तर्ज के जवाबात मौसूल हुए। और हमारी हैरानगी की हद नहीं थी कि किसी ने भी डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का बात नहीं की। वाह। और उसमें कुछ बच्ची ऐसी थी कि जिन्होंने हमें जवाब दिया कि वो ब्यूटिशियन बनना चाहती, तो कल को अपने, कुछ ने बताया हम अपने बुटीक्स बनाना चाहते हैं, और कुछ ने मैं बताया कि दे वांट टू बिकम इंटरनेशनल रिनोन्ड शेफ्स,
ओह, क्योंकि वहाँ पे हाई स्कूल्स के अंदर, जूनियर हाई के अंदर, इवन वहाँ पे उनका ये मानना है कि हर वो बच्ची और जो इस स्कूल से पास करके जाएगी जूनियर हाई से, वो बहुत अच्छी शेफ होगी। वहाँ पे पूरी एक क्लास है जिसके अंदर स्टोव्स लगे हुए हैं, और वहाँ पे बच्चियों का वो इवन बाकायदा वो रेगुलर बेस के ऊपर वो लेक्चर वो उनको सिखाया जा रहा है कि कुकिंग किस तरह से करनी है। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि बच्चों को ज़राअत के साथ भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट बचपन से दी जा रही है। वो इस तरह के हर मौसमी सब्जी जो है वो बच्चों से उगवाई जाती है। ठीक है। फिर ऊपर उनको टैग्स लगाए जाते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो उसकी नॉरिशमेंट करें, उसकी मिन्योरिंग करें, उसकी नर्चरिंग करें, उसको वाटरिंग करें। फिर जब वो सब्जी तैयार हो जाती है तो उसको ले जाके घर में पकाते हैं। वाह। उसकी फिर पिक्चर्स जो है वो लाके स्कूल में शेयर की जाती है। तो इस तरह से बच्चों के अंदर वो ज़राअत के साथ जो एक अटैचमेंट है उसको बचपन से ही दिया जा रहा है। अच्छा, जब हमने हाई स्कूल को विजिट किया तो वहां पे हमें बताया गया कि जिस वक्त ये धान की फसल का वक्त आता है तो वो क्लास को ले जाकर बाकायदा धान की काश्त करवाते हैं। जी, ये वीडियो तो मैंने भी देखी हुई। जी बिल्कुल, लगवाते हैं स्पेशल। जी बिल्कुल, ताकि वो प्रैक्टिकली जो है वो हर एक चीज में से गुजारें। तो वहां पर ये क्रेज बिल्कुल नहीं पाया जा रहा कि सिर्फ सर्टन जो हमारी डोमेन्स हैं जिस तरह हमारे यहाँ समझी जाती हैं, तो वहाँ पे एक बड़ी वर्सटाइल किस्म की सोच जो है वो बच्चों को दी जा रही है। वो ये डाइवर्सिटी है कि वो जिस भी फील्ड में जाना चाहें थ्रू आउट देयर कैरियर, जिस चीज़ को वो अपने म्यूजिक है और बेशुमार और इस आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो जा। अच्छा हंजला साहब, इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ चूँकि अब आजकल तो पाकिस्तान के अंदर मज़ीद ये ट्रेंड बन चुका कि टेक्नोलॉजी की वजह से जी बच्चे गैजेट्स के अंदर इंगेज हो चुके हैं, बहुत बिजी हो चुके हैं, और सवाए वो इन मशीनरी या टूल से जो ना निकलने उनके पास कोई काम नहीं है। तो वो लोग तो हमसे बहुत एडवांस हैं, तो क्या उनकी कोई हेल्थी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं? कहीं वो मुतासिर तो नहीं हुई या हमें कुछ और बताया जाता है? इसमें तमाम स्कूल्स के अंदर इवन थ्रू आउट किंडरगार्टन टिल हाई स्कूल हमने जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि प्लेग्राउंड्स उनके हर रोज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इवन कुछ स्कूल्स के अंदर जहां पर प्लेग्राउंड्स की थोड़ी बहुत कमी है तो वहां पे जिम्नेजियम उन्होंने बड़े बड़े बनाए हुए हैं। और हमने ये भी देखा कि वहां पर बगैर तफरीके जो जिम्स है, मींस बच्चियों और बच्चों दोनों को फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर जो है वो डाला गया है, और ये कंपलसरी है फॉर ईच एंड एवरीवन कि वो उनके वो पीरियड्स बने हुए हैं कि कब कब उन्होंने आके वहां पे अपना 1 घंटा पूरा स्पेंड करना है। ठीक है। जिसमें वो योगा की क्लासेस करवाते हैं, जिसमें वो स्ट्रेचिंग करवाते हैं, जिसमें वो दौड़ लगवाते हैं बच्चों की, वो जॉगिंग करवाते हैं। ठीक है। तो ये इस पहलू को उन्होंने बड़ा अटैच रखा हुआ है अपनी तालीम के साथ। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, फिजिकल ट्रेनिंग्स जो हैं, वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। और उनका मानना ये है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए तो स्ट्रॉन्ग बॉडी होना जरूरी है। ठीक है। कतई नजर इस बात के कि वो बच्चियां हैं स्टूडेंट्स के तौर पे या बच्चे हैं, तो वो इस चीज का बड़ा ख्याल रखें। ठीक है। अच्छा हंजला साहब, आपने वहाँ पर क्या आपके उस कलील अरसे की क़याम के दौरान आपने वहाँ के निज़ाम तालीम को भी ऑब्जर्व किया? जी, वहाँ पे जो इम्तिहानी निज़ाम था, जो आपके कहने का मतलब है, इम्तिहानी निज़ाम में हमने सवालात पुट किए तो हमें बताया गया कि एलिमेंट्री स्कूल तक तो कोई बड़े इम्तिहानात नहीं होते। ठीक है। उसमें मंथली बेसिस के ऊपर छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, बल्कि यूं कहिए कि उनकी हर क्लास एक इम्तिहान है, क्योंकि वो एक्टिविटी बेस सारे के सारे उनके वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं। और उसातिज़ा को हमने देखा बगौर कि वो एक एक्टिविटी पेज उनको देते हैं, साथ में कुछ मीडिया को, कुछ साथ में एड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो हर क्लास उनकी एक तर्ज पे इम्तिहान है। तो ओवरऑल कोई बड़े इम्तिहानात एलिमेंट्री स्कूल तक नहीं है। उसके बाद आगे जूनियर हाई और हाई के अंदर जाके उनके सालाना और टर्मिनल एग्जाम वगैरह होते हैं जिस तरह पे बाकी हो रहे हो। अच्छा, क्या वो उसी रिटन शेप में हो रहे होते हैं फॉर्मल स्टाइल में, कि वो भी जिस तरह एक मिथ कायम हो चुकी है कि जी ऑनलाइन सारा मामला चल रहा होता है और सारे ही गैजेट यूज कर रहे होते हैं? जी, वो वहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड इस तरह से, जिस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जैसे आप जानते हैं कि स्कूल्स मोस्टली बंद ही रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे ऑन कैंपस क्लासेस जो हैं वो 100% अश्योर की जाती हैं। इसलिए वहाँ पे जो टेस्ट और इम्तहान होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, इन पर्सन होते हैं। ऑनलाइन तब किसी सूरत में अगर वहाँ पे कोई जलजला आ गया है या इस तरह की कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है तो उस सूरत में फिर ऑनलाइन स्टडी भी और टेस्ट वगैरह दिए जाते हैं। फिजिकल जो है वो हर चीज एग्जैक्टली फिजिकली जो है वो। अच्छा अमजद फरूक साहब, अभी आपने बहुत सी चीजें जो है ना हमें बताई और हमारे लिए चश्म कुशा हैं।
तो सवाल ये पैदा होता है कि उनके बच्चों के पास भी बैग हैं, बुक्स हैं, बल्कि बड़े बैग हैं, गैजेट उधर उनके पास भी है, टैबलेट्स भी हैं, मोबाइल भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं। तो स्कूल वो भी जाते हैं, प्राइवेट स्कूल उधर भी हैं, इधर भी हैं, तो वो हमसे इतना आगे क्यों हैं? आप कहाँ पर जो है वो डिफरेंस फील करते हैं? उसमें मैंने ये फील किया कि बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा कर दिया जाता है कि हर चीज का एक टाइप, और ये चीज वो बचपन से उसके अंदर इन्फ्यूज कर दी जाती है बच्चों के अंदर कि अगर कोई वो सोशल मीडिया से रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर हैं तो उनको पता है कि एक सर्टेन टाइम के लिए उसको टाइम देना है, बाकी स्टडीज को टाइम देना है, अपनी पढ़ाई को और इस तरह से तमाम मामला को। तो मैंने ओवरऑल ये ऑब्जर्व किया, तो बच्चों में उस हद तक। और दूसरा ये है कि पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस भी वहाँ पर बेहद है। अच्छा, अपने बच्चों को इस तरह की गैजेट्स इस्तेमाल करने के लिए पेरेंट्स भी जो हैं वो काफ़ी हद तक उसमें कॉन्शियस हैं इस चीज़ को लेके। तो बाकी ओवरऑल इसमें देखा जाए तो कोई उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ओवर यूज़ की वजह से, जहाँ पे पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस थोड़ा कमज़ोर है, तो वो थोड़ा पढ़ाई में बैक पे भी हैं, लेकिन उस्तादा की डेडिकेशन उनको पीछे नहीं छोड़ती। ठीक है। उनका मानना ये है कि बच्चे का किसी सूरत भी स्कूल से राब्ता मुनक़ते नहीं होना चाहिए। तो ये नॉट एट एनी कॉस्ट। अच्छा, ये पाकिस्तान में कैसे मुमकिन हो सकता है? हमने इस पे काफ़ी सवालात भी वहाँ पे उठाए। जो हमारी मेज़बान वहाँ पे तंजीम थी और उनकी जो चेयरपर्सन थी, उनके साथ हमारी 1-to-1 मुलाकात हुई और हमने उनसे सवाल किया कि हम ठहरे 164वें नंबर पे जी, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम यहाँ से सीख के वो तब्दीलियाँ जो हैं वो जाके पाकिस्तान के अंदर जो है वो कर लें। तो फिर उन्होंने युगांडा की मिसाल दी, जैसे मैंने तज़किरा पहले भी किया कि युगांडा के अंदर इस तर्ज पे, जापानीज तर्ज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कूल जो हैं वो इस वक्त लॉन्च कर दिए गए हैं और वो बड़े सक्सेसफुली काम कर रहे हैं इस वक्त। और वहाँ से जो चीज़ें सीखी गई हैं उसमें ओवरऑल एक तो जो गवर्नमेंट है उसको भी, जो और बाब इख्तियार हैं हमारे, अगर वो अपने इस फोकस को इस साइड पे ले आए कि हमने बच्चों की तालीम और तरबियत साथ करनी है, ग्रूमिंग हकीकी मायनों में और कौम बनने का जो चीज़ मैंने सीखी वहाँ पे जाके कि अगर आपने कौम बनानी है तो उसका मां सिवाय स्कूल के और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही वो एक नर्सरी, यही वो एक जगह है कि जहां से आपने जहन साजी करनी है। इसके अलावा अगर आप कहें कि कोई और प्लेटफॉर्म आपको इस तरह से अवेलेबल हो जाए, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि कौमें बनती हैं वहीं से। जो बच्चे हैं उनकी तरबियत जिस तर्ज पे आप करेंगे डेफिनेटली वो बड़े होकर उसी चीज़ को आगे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ चीज़ों की जो है वो गुंजाइश है कि वो हम बिल्कुल बायने ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसमें हमें कैटेगराइजेशन में जाना पड़ेगा कि एक ही डरबे के अंदर तमाम एज ग्रुप्स को इकट्ठा करने की बजाय अगर पॉसिबल हो सके तो हमें एज ग्रुप के एतबार से सेग्रीगेशन की जाए, उनके कैंपसेस को अलग किया जाए ताकि वहाँ पे उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो उस्तादज़ा हैं उनसे हम बड़े दस्तबस्ता उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लें कि हमने चेंज लाना है। तो सर कोई चीज़ भी जो है वो अपहिल टास्क नहीं है, ठीक है, कि जिसको हम कर ना सके। तो उस्तादज़ा की डेडिकेशन जो है वो इसमें बेहद ज़रूरी है। तीसरी चीज़ इसमें जो इन्वॉल्वमेंट मैं समझता हूँ वो उस माँ बाप हैं बच्चों। अब जो चीज़ें मैंने वहाँ से लर्न की हैं तो मैं अपने इदारों के अंदर उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले पेरेंट्स के साथ जो है वो एक मीटिंग की जाए और उनको बताया जाए कि अगर तो आप हमें इजाज़त देते हैं, अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम कुछ ऐसी पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं जिसमें आपका बच्चा वाकई सही मानों में एक पूरा मुकम्मल इंसान बन के उभरे। ठीक है। और इसमें जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, यकीनन उनका भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम बच्चों के अंदर से उनकी इस ईगो को ख़त्म करने के लिए, दूसरों को सर्विंग करने के लिए एक जज्बा पैदा करते हैं, तो जिस तरह से हम सफाई के और इस तरह के मामलात में उनसे मुआवनत लेते हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें पेरेंट्स का जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट करना और ये पाकिस्तान में तो अगर फर्ज करें कि आप किसी भी स्कूल में अगर किसी बच्चे से छोटा सा काम भी करवा दें तो वो तो उसको उल्टा उस लेबर में कंसीडर करना शुरू कर देते हैं कि ये आप उससे मजदूरी ले रहे हैं, हालांकि ये उसकी तरबियत का एक हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, बतौर एक ऑब्जर्वर आपने वहाँ पर उस्ताद का और पेरेंट्स का जो एक कनेक्शन होता है
वो आपने उसको कैसे देखा कि वो उसको कितनी इज्जत देते हैं, और आप पाकिस्तान के साथ उसको कैसे कंपैरिजन? उसमें हमारी बड़ी हैरानगी की हद नहीं थी कि जब हमने ये सवाल किया कि यहाँ पर पेरेंट्स के साथ आपका साल में कितनी बार इंटरेक्शन होता है, तो दे सेड साल में शायद एक आध बार, या अगर जरूरत पड़े तो एसओएस के एतबार से। तो उसकी वजह ये थी क्योंकि वालिदैन को मुकम्मल यकीन है उसातिज़ा पे कि ये हमारे बच्चों की जबरदस्त ग्रूमिंग कर रहे हैं, और जो उसातिज़ा हैं उनको ये यकीन है कि जिस तर्ज पे हम अपने बच्चों को लेकर चलेंगे पेरेंट्स हमारे साथ खड़े होंगे। तो वहां पर मैंने सही मानों में ये महसूस नहीं किया कि कोई फर्क है उसातिज़ा में और वालिदैन में। दे आर ऑन द सेम पेज, और एक ही पेज के ऊपर रह के वो बच्चों की नॉरिशमेंट करवा रहे हैं। तो उनमें आपस में कोलैबोरेशन बहुत है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत है, और उसातिज़ा की रिस्पेक्ट जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। ठीक है। इस लिहाज तो वहाँ पर आपको बजट के हवाले से भी कोई बात हुई, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान जो है आपने उसकी कैटेगराइज की कितने नंबर पे है, तो एजुकेशन बजट के हवाले से जो है उसमें कोई सर्टन फिगर तो नहीं मैं आपसे शेयर कर सकूंगा, लेकिन कोई भी ऐसी मां सिवाय एक चीज जो मैंने आपसे अर्ज की है, प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली अपने आप को ज्यादा प्रोजेक्ट करने के लिए ज्यादा पैसा सरमाया लगाते हैं, लेकिन वहां पर हमें सिर्फ इस एक चीज के जो लंच दिया जाता है, उसके अलावा हमने पब्लिक सेक्टर के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई फर्क नहीं देखा। यानी इतना पैसा लगा रही है गवर्नमेंट अपने इदारों को क्वालिटी एजुकेशन की अश्योरेंस के लिए, तो उसमें दिल खोल के वो पैसा लगा रही है। उसमें मेरा मानना ये है कि दिल खोल के पैसा लगा रही है। ठीक है। तो इस लिहाज से बजट को डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे तो चीजें जो है हम प्रोवाइड करवा सकते हैं बच्चों के लिए। अमजद फारूक साहब, अभी आपने जो है हमारी पूरी गुफ्तगू में वो की पॉइंट्स बताए, वो राज की बातें बताई, जिसकी बुनियाद पर जापान इस वक्त तालीमी मैदान में बल्कि हर मैदान में तरक्की की बुलंदियों पर है। तो बतौर एक ऑब्जर्वर, एक जो है वो तजर्बाकार उस्ताद के, एक ट्रैवलर के, आप हमारे पाकिस्तानी जो है उसातिज़ा, सरबराहान अदारों के और जो है पेरेंट्स को क्या तजवीज़ करेंगे कि अगर वो भी ये काम कर लें तो हम भी आने वाले दिनों में जापान के हम पल्ला आ सकते हैं तालीमी मैदान में? जी बिल्कुल। इसमें मेरा जो वाज़ेह सा बड़ा पैगाम है वो ये है कि जहाँ तक इदारों के सरबराहान हैं उनका ताल्लुक है, तो उनको ये तय करना है कि उन्होंने अपने इस मुल्क व कौम के इन नौनिहालों को क्या वाकई एक पाकिस्तानी कौम बनाना है, या जिस तर्ज पे वो चल रहे हैं उसी तर्ज पे लेके चलना है। अगर तो ये फैसला कर लें कि हमने वाकई इन नौनिहालों को, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को वाकई एक कौम बनाना है जो पूरी दुनिया पर आगे जाके उभरे और अपने वतन का नाम रोशन करे, तो उसके लिए चंद नागुज़ीर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको करना बेहद ज़रूरी है। जिसमें की पॉइंट्स में अगर हम बात की जाए तो वो ये है कि एक तो कोशिश करें कि हमारे बच्चों के अंदर से जो मार्क्स की और जो ग्रेड्स लेने की दौड़ है उसको निकाल दिया जाए। उससे ये होगा कि जो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों में पैदा होता है वो निकल जाएगा। दूसरा ये है कि तख्लीकी सलाहियत जो है वो बच्चों के अंदर डे फर्स्ट से, हर बच्चे के अंदर तख्लीकी सलाहियत मौजूद है, लेकिन उसको उजागर करने के लिए वो जिस हद तक भी अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकें उनको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात इजहार राय है। हमारे यहाँ बच्चों को बड़ी शटअप कॉल्स दे दी जाती हैं, और बच्चों को, इवन हमारे जो उसातिज़ा हैं वो बच्चों को अपने दिल की बात कहने ही नहीं देते। तो हमने जो वहाँ से सीखा है उसके अकॉर्डिंग, इवन वहाँ पे जो क्लासरूम्स का इन्वायरमेंट था, इट वाज नॉट अ टेंस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, बड़ा इजी और बड़ा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट था उस्ताद की मौजूदगी में। तो इजहार राय जो है वो बच्चों के अंदर हर सूरत जो है वो पैदा की जाए ताकि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें, और अपनी जो अपना जहन, जो अपनी सोच है उसका इजहार मुकम्मल होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर उनको कोई ऐसी चीज़ लगती है कि जो आउट ऑफ द वे है या स्टैंडर्ड से गिरी हुई है तो उसको वो चैलेंज कर सकें। तो बच्चों के अंदर जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, कोई भी चीज़ उनके सामने अगर कोई नेगेटिव आती है तो उसको वो चैलेंज करने की अहलियत रखते हों, तो इस तर्ज पे भी जो है वो हम उनकी काफ़ी हद तक एक शख्सियत में निखार ला सकते हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है और जो सबसे नागुज़ीर है वो ये है कि दूसरों की केयर करना जो है वो बच्चों के अंदर अगर हम पैदा कर दें तो वो इंतहाई मानों में एक बड़े शफीक किस्म के इंसान पैदा होंगे। कल को जब अपने अपने शोबों में आगे बढ़ेंगे तो जब दूसरों की केयरिंग उनके अंदर मौजूद होगी तो डेफिनेटली वो एक बड़ा अच्छा माशरा और बड़ी एक खूबसूरत सोसाइटी जो है वो बना सकेंगे।
जहाँ तक वालिदैन का ताल्लुक है तो मेरा उसमें उनसे बड़ा मुअद्दबाना अंदाज में ये गुजारिश है कि अगर कोई इदारे के सरबराहान ये बेड़ा उठा लें कि उन्होंने आपके बच्चों को एक वाकई कौम बनाना है, तो उसमें आप हर तर्ज पर उनका साथ दीजिए। उनकी राह में किसी तर्ज पे भी कोई आप रुकावट न बनाइए, उनके शाना बशाना खड़े हो जाइए, उस्ताज़ा को सराहें, उस्ताज़ा को इज़्ज़त दें, जो सरबराहान हैं उनके साथ आप मीटिंग्स रखें और उनको मज़ीद जो अपने मशवरे आप समझते हैं कि जो वाकई काबिल अमल हैं उनसे भी उनको मुस्तफ़ीज़ करें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें नसीम साहब कोई ऐसी दो राय नहीं है कि हम वाकई सही मानों में अपने इस वतन के नौनिहालों को एक खूबसूरत जो एक शहरी हैं और एक परफेक्ट जो कौमियत के हामिल लोग हैं वो बना सकें मेरे ख्याल में। जी नाज़रीन, आपने अमजद फ़रूक हंजरा साहब की बड़ी पते की बातें सुनी, जिसमें अपनी कंक्लूजन लाइंस के अंदर उन्होंने बयान किया कि अगर बहैसियत पाकिस्तानी हम इन छोटे छोटे नकात पर अमल करके अपने तलीमी निज़ाम में तब्दीली ले आएँ तो यकीनी तौर पर हम भी दुनिया की तलीमी मैदान में सफ़े अव्वल में खड़े हो सकते हैं।